हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो सेशन है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10 ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और विकास, उसका पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो शुरू करने से पहले एक बार एक नज़र मार लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो सेशन में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज बेसिकली होते क्या हैं, जिसमें हमने देखा था कि इन्वायरमेंट में कोई भी अगर चीज़ है जो हमारे किसी भी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, वही रिसोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, वो भी सारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। हमने देखे थे कि हर कोई चीज जिसको हम रिसोर्स की लिस्ट में ऐड करते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि जो भी तकनीकी जहां तक हम पहुंच चुके हैं, जिस तकनीक तक, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को पा सकें। अगर हम उस चीज को अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पा ही नहीं सकते तो हम उसे रिसोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक रूप से वो संभव हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिसोर्स बहुत वो हम उसे अफोर्ड ही ना कर पाए। और तीसरा हमने देखा था कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये 3 पॉइंट थे कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी रिसोर्स की। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन, किस किस तरह से हम रिसोर्सेज की कर सकते हैं। पहले हमने ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर देखा था, बायोटिक और अबायोटिक। बायो मीन्स लाइफ, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सारे के सारे किस में थे, बायोटिक में। और अबायोटिक में हमारे रॉक्स, मेटल्स, जिनके अंदर लाइफ नहीं है। नेक्स्ट हमारा हमने जो टाइप पढ़ी थी क्लासिफिकेशन की, वो हमने किया था एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्यता के बेस पे। समाप्यता मतलब समाप्त हो जाना, जिसमें हमने देखे थे कुछ तो होते हैं नवीकरण के योग्य, यानी कि जिनको रिन्यूएबल बोल दिया जाता है। कुछ अनवीकरण योग्य होते हैं जिनको नॉन रिन्यूएबल बोल दिया जाता है। रिन्यूएबल में यानी कि विच कैन बी रिन्यूड। नॉन रिन्यूएबल की लिस्ट में हमने उनको डाला जिनको, जो शायद दोबारा से बन सकते हैं बट उनको बनने में कई लाखों वर्ष का टाइम लगता है। तो जैसे कि हमारे मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम वगैरह, इनको बनने में कई लाखों वर्ष का टाइम लग सकता है। तो इसलिए हमने इनको किस में डाला है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डाला है। नॉन रिन्यूएबल में कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो रिसाइकलेबल भी होते हैं, ठीक है। तो रिसाइकलेबल और रिन्यूएबल दोनों में फर्क है। रिसाइकलेबल जिसको रिसाइकल करके फिर से हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वामित्व यानी कि ओनरशिप के बेस पे, जिसमें हमने देखे थे इंडिविजुअल यानी कि जिसपे एक पर्सन की ओनरशिप होती है। कम्युनिटी जिसपे किसी गांव, विलेज या फिर आप कह सकते हो शहरों की जो पब्लिक पार्क होती हैं, यानी कि जिसको कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यूज कर सकती है, वो वाले रिसोर्सेज। उसके बाद हमने देखे थे राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, जिसपे एक कंट्री की लीगल अथॉरिटी होती है। जैसे एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रोड प्रोजेक्ट हैं, वाटर प्रोजेक्ट हैं, जैसे इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये नेशनल रिसोर्सेज ही हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी पर्सन की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है और पब्लिक के हेल्प करने के लिए, पब्लिक के लिए कोई अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, कोई रोड प्रोजेक्ट लग रहा है, तो गवर्नमेंट उस इंडिविजुअल के रिसोर्सेज को भी हायर कर सकती है। बदले में जो भी उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट जरूर करती है, लेकिन आप गवर्नमेंट को उस चीज से रोक नहीं सकते। यानी कि हर इंडिविजुअल की, हमने पढ़ा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो भी बेसिकली नेशनल रिसोर्सेज के अंदर ही काउंट होती है। फिर हमने देखा था कि अगर जैसे हमने इंडिया का साउथ पोर्शन देखा था, उसके आसपास ओशियन टच होता है, तो हमने कहा था कि इंडिया की जो कोस्टल ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, इस कोस्टल लाइन से अगर हम 12 नॉटिकल माइल यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22.2 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, तो इसको हमने टेरिटोरियल वाटर बोला था। ये भी उसी देश के अंडर आता है। ये सारा मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला वीडियो सेशन देखिए, उसे समझिए। उसके बाद हमने पढ़े थे इंटरनेशनल, यानी कि जो किसी ना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर होते हैं, जिसपे किसी भी एक कंट्री का पूरा अधिकार नहीं होता। अगर उनको उन रिसोर्सेज को यूज करना है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं, तो जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ा था, जिसकी जो काफी सारी कंट्रीज मेंबर हैं, तो उन कंट्रीज जो मेंबर हैं उनको अगर इन रिसोर्सेज को यूज करना है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन वो इसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कितना विकास हो चुका है। कुछ हमने पढ़े थे पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिनके पास पोटेंशियल है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में, लेकिन हमने एट द सेम टाइम ये भी पढ़ा था कि राजस्थान वगैरह में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अच्छे से जनरेट की जा सकती है, बट अभी हमारे पास उतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं ये आपको क्यों दोबारा से बता रहा हूं, बिकॉज मैंने देखा कि काफी बच्चों के डाउट्स
आ रहे थे कि पोटेंशियल में, स्टॉक में और रिजर्व में क्या फर्क है। देखो पोटेंशियल में आपको क्या याद रखना है कि वो हमारी ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी नीड्स को यूटिलाइज जो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उनको, हमारे यूज के प्रोडक्ट्स हैं, बट हम उन्हें क्यों नहीं यूज कर पा रहे, बिकॉज उतनी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। याद रखना पोटेंशियल में आप एक कीवर्ड लेके चलिए, कीवर्ड लेके चला करो तो आपको एग्जाम में मेन चीजें याद रहेंगी। तो कीवर्ड क्या आया है पोटेंशियल के अंदर, डेवलपमेंट। यहां पे किसकी बात हो रही है कि डेवलपमेंट कम है, डेवलप्ड रिसोर्सेज जो कि विकसित हो चुके हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे प्रोडक्ट होंगे, ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनको हम यूज कर पा रहे हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमने क्वालिटी क्वांटिटी चेक करके उनको हमने यूजेज में लाना शुरू कर दिया है। उसके बाद थे हमारे स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक हो गए, पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गए, रिजर्व हो गए। इनमें डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं तो इनको ध्यान से समझना, तभी ये सबको बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड भी लगते हैं थोड़े से। तो स्टॉक क्या कह रहा है कि ऐसे मटेरियल है एनवायरनमेंट में जो हमारी जो ह्यूमन नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है। याद रखना स्टॉक के अंदर कीवर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जिन ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं बट हमारे पास उतने टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको यूज नहीं कर पा रहे हम बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, उनको स्टॉक बोल देते हैं। और जब हमने बात की थी पोटेंशियल की, तो यहां हमने किसकी बात की थी, डेवलपमेंट की। इस चीज को याद रखना तो आपको डिफरेंस करने में आसान लगेगा, और एग्जांपल जरूर याद रखने हैं पोटेंशियल के भी और स्टॉक के भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे रिजर्व, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस भी पूछ लिया जा सकता है। रिजर्व से आपने याद रखना है, जैसे हमने स्टॉक में क्या बोला कि हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो याद रखना रिजर्व के लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी, दोनों चीजें क्या है, अवेलेबल है, बट हम उन्हें क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम उनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा के चल रहे हैं, कि यानी कि हम क्या सोच के चल रहे हैं कि फ्यूचर में इनकी जरूरत हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि हमें हमारा अभी इनको यूज करे बिना काम नहीं चल रहा है। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है वो अभी बहुत कम लेवल पे हो रही है, क्योंकि हमने इस चीज को, हम आज भी कर सकते हैं बट हमने इस चीज को फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक हमने सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं वीडियो सेशन में। आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, ये हमारी जो लाइफ चल रही है, हम जो सरवाइव कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है, रिसोर्सेज। आप अपने आसपास देखते हैं कि आपके रिश्तेदारों में, जानकारों में, जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं उसकी लाइफ उतनी ही आसान होती है। अपनी गाड़ी होना, अपनी प्रॉपर्टी होना, ये भी तो रिसोर्सेज ही है। अपना घर भी तो, अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो आपका जो घर है वो भी तो लैंड रिसोर्स ही है, वो भी तो नेचर से ही आपको मिला है, ठीक है। तो हर चीज क्या है, जो भी आप यूज कर रहे हो रिसोर्स है। तो आपने देखा कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है, संसाधन है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए पहले टाइम में से लेके आज तक रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी बोला गया है, कि ये नेचर की, प्रकृति की दी हुई फ्री गिफ्ट है हमें, जो कि हमारे क्या है, रिसोर्सेज है। जैसे विंड एनर्जी है, जैसे रेन है, वाटर है, ये सारा कुछ हमें नेचर ने क्या दिया है, फ्री ही तो दिया। हमने थोड़ी ना इसको जनरेट किया है, हम थोड़ी ना इसको बना सकते हैं, हम तो सिर्फ इसको कई फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास है बट हम इसको बना नहीं सकते। तो यानी कि ये हमें क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो लेकिन हो क्या रहा है कि ह्यूमन बींग्स ने उनको यूज करना इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि बिना सोचे समझे गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके कारण हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें क्या आने लगी है, कमी आने लगी है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज में अब क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्यों आ रही है, कुछ लोगों की ग्रीड के कारण, यानी कि कुछ लोगों के लालच के कारण। यानी कि हमें देखने को मिल रहा है, आपने भी कई बार अपने घर के आसपास एग्जाम्पल देखे होते हैं कि किसी के घर में सपोज वाटर टैंक भर गया है, फिर भी पानी बह ही रहा है 2 घंटे से, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये क्या है, ये जो हम अटेंशन नहीं देते इन चीजों पे, ये क्या है कि हम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे पास ठीक है रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे। और आज भी इंडिया में काफी ऐसे राज्य हैं जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो अगर आप वहां जाके देखोगे तो आप खुद को लकी महसूस करोगे कि आपके पास वो कमी नहीं है जो वहां है। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स। देखो आज के टाइम में जो सोसाइटी है, देखो वो 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक तरफ आते हैं रिच लोग और एक तरफ आते हैं पुअर लोग। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये रिच रिच क्यों है और पुअर पुअर क्यों है? अगर आप इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे
तो आपको दोनों में जो कॉमन चीज मिलेगी वो सिर्फ ये मिलेगी कि रिसोर्सिस, जिसके पास रिसोर्सिस ज्यादा हैं वो कौन हो गया रिच, जिसके पास कम है वो कौन हो गया पुअर। अदरवाइज अगर आप रिसोर्सिस को बीच में से काट दो तो आप दो लोगों में क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, कोई आप बता ही नहीं सकते कि इनमें से कौन अमीर है कौन गरीब है। सिर्फ किस बेस पे देखा जाता है, रिसोर्सेज के बेस पे। जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, हर चीज की फैसिलिटी जिसके पास है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, रिच, यानी कि वो अमीर है। और जिसके पास रिसोर्सेज, बेसिक नीड्स भी जिसकी पूरी नहीं होती, उसको हम गरीब बोल देते हैं। यही एक डिफरेंस है, यानी कि सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के बेस पे ही होता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि समाज में इक्वेलिटी नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी ना होने की वजह से स्टेबिलिटी सारी क्या हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। अगर सब लोगों के पास बराबर रिसोर्स होते तो जो लाइफ का सर्कल था वो भी एकदम स्टेबल फॉर्म में चल रहा होता। ऐसा पुराने टाइम में हुआ करता था, बट अभी ये चेंजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रिच और ज्यादा रिच हो रहे हैं और पुअर और ज्यादा पुअर हो रहे हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis। अच्छा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, इसको मैं नोट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि गलत तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। देखो, ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्या होती है, कुछ कुछ ये अर्थ देखो जलती हुई दिख रही है, ये भी एक तरह का एग्जांपल है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग हम किसको बोल देते हैं कि हमारा जो इंक्रीज इन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसका जो एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। वो क्यों इस राइज हो रहा है, क्योंकि हम रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फॉसिल फ्यूल को कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियों वगैरह में आजकल जो फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोलियम वगैरह है, वो कुछ समय से, पिछले काफी टाइम से क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग थोड़ी सी दूरी के लिए भी आज गाड़ी में जाना पसंद करते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल से हमारी जो जो व्हीकल वगैरह हैं उनसे जो गैसेस निकलती हैं उनमें सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज है वो है सीएफसी। सीएफसी किसको बोल देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रही है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसमें कमी आ रही है, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के बारे में शायद आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ओजोन लेयर क्या करती है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उनसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अगर ये प्रोटेक्ट करना छोड़ दें तो ये जो यूवी रेज हैं इनके कारण स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारे व्हीकल से सीएफसी रिलीज हो रहे हैं ये ओजोन लेयर को कम कर रहे हैं, यानी कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर में हमारे लिए एनवायरनमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हम अर्थ को हर तरीके से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब आप कहोगे जी एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे और क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। जैसे आपके पास, आप राइट साइड में ये फोटो देख पा रहे हो, यहां पे क्या है, ग्लेशियर है। आपको पता होगा जो ग्लेशियर हैं यही सिर्फ फ्रेश वाटर सोर्स है हमारे लिए। फ्रेश वाटर रिसोर्स, हमें फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो क्या है, सिर्फ ग्लेशियर। ग्लेशियर से ही हमें क्या मिल रहा है, फ्रेश पानी। जैसे आपको पता है कि गंगा नदी है जो गंगोत्री से आ रही है, यमुना नदी यमुनोत्री से आ रही है उत्तराखंड से। तो ये गंगोत्री यमुनोत्री क्या है, ये भी तो ग्लेशियर ही है। ये ग्लेशियर पिघलते हैं, साफ पानी नदियों में आता है, उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको भी पता है समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में फ्रेश वाटर अवेलेबल है इस अर्थ के ऊपर, ठीक है, जिसके सहारे हम सरवाइव कर सकते हैं, जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि पानी के बिना जिंदगी और कोई भी बिजनेस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो ग्लेशियर है, अब क्या होगा, जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलना शुरू कर देंगे। बहुत तेजी से पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ आना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइजिंग सी लेवल। सी लेवल, समुद्र का लेवल और पानी का लेवल बढ़ने लग जाएगा नदियों में, जिसके कारण बाढ़ आएगी। बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान होते हैं, एक तो आसपास के लोग जो रहते हैं वो बेचारों के घर उजड़ जाते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि उनके घर नहीं रहेंगे, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे, जो देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो भी बिगड़ जाएगी। अकाल पड़ने के चांसेस रहेंगे। सबसे बड़ी चीज, ये जो पीने का पानी, साफ पानी था, अब ये बाढ़ के कारण इधर उधर नदी नालों में बह जाएगा, गलत जगह पे चला जाएगा, जो कि फिर इस्तेमाल करने लायक रहेगा नहीं। यानी कि जो फ्रेश वाटर है उसमें भी कमी आ जाएगी। जो एक्वेटिक एनिमल है, जो समुद्र के एनिमल हैं, वो भी, ये जो सारी साइकिल बिगड़ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, वो भी इधर उधर बह के मर जाएंगे। उसके बाद जो, क्योंकि जब ये वाली साइकिल बिगड़ेगी
होगी तो साथ ही हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो रेन वगैरह है, आज के टाइम में ये चीजें देखने को भी मिल रही हैं कि जो बारिश वगैरह पहले हुआ करती थी ऋतु के अकॉर्डिंग, आज क्या है कि बेमौसमी कभी बारिश हो रही है, कभी अचानक धूप निकल जाती है, तो जिससे फसलों का नुकसान हो रहा है। यानी कि प्लांट्स की साइकिल, यानी कि आप देखोगे प्लांट, एनिमल, हमारी लाइफ, फॉरेस्ट वगैरह हर चीज की साइकिल क्या हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। ये सारा कुछ किस कारण बिगड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंसान की कुछ हरकतों के कारण, यानी कि रिसोर्सिस के गलत इस्तेमाल के कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है, इससे क्या क्या नुकसान है? हर एक तरह का ही नुकसान है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से हमें बहुत सारे नुकसान, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अर्थ पूरी ही डैमेज हो जाएगी कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि ओजोन लेयर का खत्म हो जाना। किस कारण से हो रहा है? ये भी रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल के कारण हो रहा है। फैक्ट्रियों का जो जहरीला धुआं है वो भी इसको क्या कर रहा है? डिप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जब हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा तो ऑटोमेटिकली हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया। हर तरह से रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने के कारण एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि लैंड की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। अब हम गलत तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें आज देखने को मिल रहा होगा कि लैंड पे से जो प्रोडक्शन है, जितनी फसल पहले हुआ करती थी वो कम हो चुकी है, और उस प्रोडक्शन को पहले की तरह करने के लिए हम आज उसमें क्या है कि कई तरह के फर्टिलाइजर्स, कई तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जिसके कारण जो फसल पैदा हो रही है उस फसल में वो चीज नहीं है, यानी कि उसमें ज्यादा केमिकल्स हैं, और उन केमिकल्स के कारण हमारी हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। तो आप देखोगे कि रिसोर्सेज के सिर्फ गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारी सारी लाइफ साइकिल बिगड़ी हुई है। अब आपको मैंने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बताया, अब आपको मैं एक काम देता हूं जो कि आपने वीडियो के कमेंट में बताना है, या फिर मेरे को मैसेज करके भी आप बता सकते हो। वो क्या काम है कि मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर है, अब आपको यह बताना है कि ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर आती है, एनवायरमेंट की किस लेयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, और एनवायरमेंट की कौन कौन सी लेयर होती हैं, सभी लेयर्स के नाम, और वो कितने कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे पाई जाती हैं। यानी कि अर्थ से जब हम आसमान की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो कितनी तरह की, कितने कितने किलोमीटर पे कौन कौन सी लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में आप मेरे को बताओगे, उनके डिस्टेंस के बारे में बताओगे, और ये बताओगे कि ओजोन लेयर जो है वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है, ठीक है। ये आपका काम है जो कि आपको जब भी इस वीडियो सेशन को देखोगे साथ ही साथ मेरे को सेंड करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमने देखा इस स्लाइड पे कि भाई एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अगर हम रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अब बात यह आती है, तो रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सबके पास समानता से रिसोर्सेज होने चाहिए और सबको उनका देखभाल से इस्तेमाल करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि आज के टाइम में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी बताया कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, संसाधन बहुत ज्यादा हैं, और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। तो अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन, समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, समान डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समान वितरण, ठीक है, समान वितरण हो जाए तो उससे क्या होगा, कि सब लोगों के पास बराबर रिसोर्सेज रहेंगे तो सब उसका अच्छे तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, समाज में भी शांति बढ़ेगी। If the present trend of resources depletion by a few individual and country continues, the future of the planet is in danger। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरीके से, यानी कि कुछ लोग अपने लालच के लिए ज्यादा रिसोर्सेज का बिना बात के इस्तेमाल करते रहे, तो कुछ समय बाद हमारी पूरी की पूरी अर्थ ही क्या हो जाएगी, डेंजर में हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा खतरा है आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए। Therefore, resource planning is essential for sustainable forms of life। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इन सब चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन। अब हमने यहां पे एक वर्ड यूज किया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझ लेना कि ये हम बार बार बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सभी कंट्रीज का आज के टाइम में गोल यही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी कि सतत पोषणीय विकास करें। लेकिन हमें इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेशन आएगी, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहले मतलब समझ लेते हैं। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यानी कि आज के समय में जो भी विकास हो रहा है उसमें उसको ये सोच समझ के विकास करना चाहिए, उससे एनवायरमेंट को कोई डैमेज ना हो। जैसे हम विकास के लिए आज बड़ी बड़ी अगर फैक्ट्री तो लगा देते हैं, बट हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारी जो फैक्ट्री है
वो कितना पोल्यूशन करेगी, उससे एनवायरमेंट को कितना नुकसान होगा, हमें सभी फैक्टर को साथ लेके चलना होगा, तभी विकास संभव है। और उसी विकास को क्या बोलेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करने को क्या बोल देते हैं, सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इजी डेफिनेशन आपको याद रहेगी। और इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आज के समय में डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से किया जाए कि कहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि आज हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटते रहें और सब जगह फैक्ट्रीज और कॉलोनीज बना दें, तो पेड़ों की कमी की वजह से आपको पता है फ्यूचर जनरेशन के पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यानी कि अगर हम इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को देख के नहीं चल रहे। और अगर हम फ्यूचर जनरेशन को देख के नहीं चल रहे तो हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला क्या है कि डेवलपमेंट जो हो वो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे, और दूसरा पॉइंट क्या है कि डेवलपमेंट, आज की डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी देखकर की जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दी जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम पढ़ने वाले हैं रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्मॉल क्वेश्चंस एमसीक्यू से लेके बड़े क्वेश्चन तक बन सकते हैं। ये फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी, पहली अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जरूर याद रखना है। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। कब हुआ था, जून 1992 में। और कहां हुआ था, ब्राजील में हुआ था, जिसमें 100 तरह के हेड थे। हेड ऑफ स्टेट का मतलब भारत की स्टेट की बात नहीं हो रही, यहां पे स्टेट का मतलब किसकी बात हो रही है, कंट्रीज की। यानी कि उस मीटिंग में 100 कंट्रीज के हेड गए हुए थे। कुछ इस तरह की समिट थी, आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट बोला गया। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो कब हुई थी, 1992 में। कहां हुई थी, ब्राजील में हुई थी। दिस समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो दो मेजर पॉइंट थे जो क्यों ये मीटिंग हुई थी। एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके कि हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को कैसे बचा के रख सकते हैं। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट भी हमने कैसे करनी है, लेकिन किस चीज को ध्यान में रख के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को। यानी कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स किसके अंदर आ जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उस चीज के लिए ये समिट हुई थी। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving the sustainable development। तो इन्होंने इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया, पहले तो एक डिक्लेरेशन पे साइन किए सबने कि जो भी रूल्स इस समिट में बनाए जाएंगे, हम सभी कंट्रीज के हेड उन रूल्स को अपनी कंट्री में अप्लाई करेंगे और उनको फॉलो करेंगे। उस टाइम पे कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी बनाए गए थे कि फॉरेस्ट की कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, यानी कि पेड़ों की कटाई को कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक एजेंडा बनाया, उसको एजेंडा 21 बोला गया। तो ये एजेंडा 21 क्या था, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। एजेंडा 21 बेसिकली एक डिक्लेरेशन जब साइन हुई थी 1992 में, कहां हुई थी। पहले बात तो आपसे एक फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है यूएनसीईडी की, इसका ध्यान रखना, याद रखना इसको, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। याद करने का तरीका बहुत आसान है। यूएन से मैं यूनाइटेड नेशन पहले ही आपको बता चुका हूं, सी से कॉन्फ्रेंस, ईडी यानी कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब आपको पता है सारे चैप्टर में हम दो ही चीजों की तो बात कर रहे हैं अब तक। किस चीज की बात कर रहे हैं, एक हमने अभी तक इन्वायरमेंट की बात की है, दूसरी हमने डेवलपमेंट की बात की है। तो आपको ये जो फुल फॉर्म है बड़े इजीली याद रह जाएगी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि विच टुक्स प्लेस इन द ब्राजील। तो जहां पे ब्राजील पे फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी, वहीं पे ये वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या था कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। ये एम के ऊपर भी आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है कि ये जो एजेंडा 21 था, इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, गोल था, वो क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। याद रखना, इन तीन पॉइंट को रट लीजिएगा, एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरा पॉवर्टी और तीसरा डिजीज। आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो एजेंडा 21 था उसने किन तीन चीजों को खत्म करने के लिए प्रयास किया। कॉम्बैट का मतलब होता है किन चीजों से हमने लड़ना है और उनको हराना है। तो किन तीन चीजों को हराना था हमने, एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरा पॉवर्टी यानी कि गरीबी, तीसरा डिजीज यानी कि बीमारी।
ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एजेंडा 21 के गोल में 3 पॉइंट थे कि जिसको हमने कॉम्बैट करना था। पहला था एनवायरमेंटल डैमेज, दूसरा है गरीबी और तीसरा है बीमारियां। ठीक है, कैसे हो सकता है? अगर हम सभी की सभी कंट्रीज मिलके अपना साझेदारी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पे लेके अगर हम इस पे काम करें तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, उसको यहां पे क्या डिसाइड किया गया कि सभी कंट्रीज, देखो सभी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज का जो एनवायरनमेंट है वो सेम तो नहीं हो सकता। हर कंट्री में, जैसे इंडिया है, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में बहुत तरह के कल्चर, बहुत तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड के हर कंट्री में ही इतनी तरह के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो भी कंट्री है वो ऑब्वियस सी बात है अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वहां पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे भारत की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो तो सारे भारत में भी एक जैसी नहीं है। आपको पता है नॉर्थ में कुछ और क्लाइमेट है, साउथ में कुछ और क्लाइमेट है, ईस्ट में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है। तो सभी जगह क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। जब एक भारत में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है तो सारे वर्ल्ड की कंट्रीज में कितनी अलग अलग होगी। तो आपको पता है यहाँ पे 100 कंट्रीज ने भाग लिया था, 100 कंट्रीज के हेड आए थे। तो सबने क्या डिसाइड किया कि ये जो एजेंडा 21 है हमारा सबका गोल तो कॉमन रहेगा। तो एजेंडा 21 का गोल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। क्या गोल रहेगा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, यानी कि हमें ऐसा विकास करना है जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हमें साथ साथ जो भी है मेक श्योर क्या करना है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सही रहे, उनकी जो फ्यूचर में नीड होंगी उसको भी देख के की जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि सभी अगर कंट्रीज की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, रिसोर्सेज अलग अलग है, तो सभी कंट्री अपने लोकल लेवल पे अपना एजेंडा 21 बनाओ। यानी कि भारत के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना एजेंडा 21 बनाए और उसको सारे देश में अप्लाई करे। इसी तरह हर कंट्री ये काम करे, और लेकिन सबका गोल क्या है, वो कॉमन होना चाहिए कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, हमें एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना है, हमें गरीबी को खत्म करना है और हमें बीमारियों से छुटकारा पाना है। ठीक है, तो सभी की सभी कंट्रीज अपना एजेंडा 21 अलग से अपने वे में क्या कर सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं और सारी कंट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग की ओर। तो हमने अभी तक देखा कि कितनी तरह से, कितने बुरे तरीके से अगर हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में कितनी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कितनी तरह से डैमेज हो रहा है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, और जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमने पढ़ा कि कई तरह के कारण इस दुनिया में, कई तरह के नुकसान, कई तरीके की चीजें इस दुनिया में हो रही हैं जो कि फ्यूचर में हमारे प्लेनेट के लिए, हमारी अर्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इससे हमें क्या चीज समझ आ गई कि रिसोर्स प्लानिंग यानी कि संसाधन नियोजन की तो हमें जरूरत है। अब प्लानिंग करनी कैसे है, क्यों करनी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज हो। जुडिशियस यूज का मतलब होता है बहुत अच्छे से सोच समझकर इस्तेमाल करना। जैसे हमने पीछे से एक वर्ड पढ़ा था, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना, बिना सोचे समझे यूज करना। तो हमें कैसे यूज करना चाहिए? जुडिशियस, सोच समझकर। ठीक है, सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है कि हम रिसोर्स की प्लानिंग करें। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग में क्या है, हमारे ऐसे कई रीजन हैं जो बहुत ज्यादा रिच हैं। रिच मतलब पैसे की बात नहीं हो रही, रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, जैसे अब ये हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है, देखो यहां पे माउंटेन्स हैं, अलग तरह की वैरायटी की प्लांटेशन पाई जाती है, एग्रीकल्चर पाया जाता है। ठीक है, साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे झारखंड वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ की मिट्टी में मिनरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, कोल बहुत अच्छी पाई जाती है, तो यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज वगैरह अच्छी चल सकती हैं। आपको पता है गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, केरला में मसालों की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, असम वाली साइड में पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं है, वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, पानी के रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा बारिश होती है, मेघालय, वो भी कहां पड़ता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो हमने देखा इंडिया में, और हमने राजस्थान में देखा कि यहाँ पे रेगिस्तान है, वहां पे अलग तरीके की खेती होती है। तो सारा इंडिया इतना डाइवर्स है, इतनी तरह के रिसोर्सेज है हमारे इंडिया में। लेकिन हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि कहीं पे कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, कहीं पे कुछ रिसोर्सेज कम है। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको पता है रेगिस्तान है, क्या है यहाँ पे? रेगिस्तान है, डेजर्ट इलाका है। तो यहां पे क्या है, लेकिन ये जो इलाका किस चीज के लिए अच्छा है? गुड फॉर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पे जो विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है उसके लिए ये इलाका बहुत अच्छा है। लेकिन राजस्थान में हम अगर देखें, राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज बहुत कम हैं। वाटर रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत कम हैं।
तो एक चीज तो वहां अच्छी पाई जाती है, दूसरी चीज कम पाई जाती है। तो अगर हम दूसरी चीज भी यहां पे पहुंचा दे तो यहां पे क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी, तो राजस्थान की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यही चीज हमारे सारे इंडिया में पाई जाती है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे इंडिया के अंदर रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो यही एक कारण था कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, रिसोर्स प्लानिंग है। क्योंकि प्लानिंग अगर प्रॉपर होगी तो जो एनवायरमेंटल साइकिल है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि काफी सारे ऐसे रीजन हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास शॉर्ट से लेके लॉन्ग क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को भी। तो ये एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल में 3-4 पॉइंट हैं, इसको भी रट लेना कि इसमें क्या दिखाया गया है कि कैसे हमारे इंडिया के अंदर किसी किसी जगह पे कोई रिसोर्स तो बहुत अच्छा है और कहीं पे उसकी डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कहीं पे उसकी कमी है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि वहां पे मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, कोल डिपॉजिट बहुत अच्छे हैं। अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वाटर रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। लद्दाख का कोल्ड डिजर्ट है, जो लद्दाख का एरिया है उसको ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, जो यहाँ पे नॉर्थ रीजन में हमारे पड़ता है। उस ठंडे मरुस्थल में भी काफी तरह की जो कल्चरल हेरिटेज है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ है वहां पे, लेकिन वो क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, सारी कंट्री से अलग सा हो गया। और वहां पे भी पानी की बहुत कमी है, डेफिशिएंसी है वाटर की, इसलिए वहां भी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। तो इसीलिए हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। जहां कई सारे इलाकों में एक चीज अच्छी पाई जाती है, दूसरी चीज की कमी है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी स्टेट्स को आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि किसी भी स्टेट में रिसोर्सेज की कमी ना रहे। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है इसको पढ़ लेते हैं, और आज का वीडियो सेशन हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट में इससे आगे पढ़ेंगे। तो संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है, ये 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप्स को आप रट लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में संसाधन नियोजन के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं, उन तीनों स्टेप्स के बारे में लिखिए। पहला स्टेप समझते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इसमें क्या करना है, हमने सर्वे करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है। यानी कि पहला काम हमारा क्या हुआ, रिसोर्सेज को ढूंढना, उनको स्टोरेज करना, उनका सर्वे करना, उनमें यह चेक करना कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। क्योंकि जब तक हम ये चीजें चेक नहीं कर लेंगे तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि देश के विभिन्न प्रदेशों में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, पहले तो उनकी क्या करो, पहचान करो, उनकी लिस्ट बनाओ यानी कि तालिका बनाओ। फिर उनका सर्वेक्षण करो, उनके बारे में देखो कि उनमें क्या क्या गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाओ, यानी कि उनमें क्या क्या क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी उनकी यूज करनी चाहिए। तो पहले में आपने कहने का मतलब कीवर्ड क्या हुआ, पहले में हमने क्या किया, सर्वे वर्क किया। ठीक है, रिसोर्सेज को ढूंढा, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक की। तो कीवर्ड से याद रख लेना, पहला कीवर्ड क्या हो गया, सर्वे करना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अब हमने जब रिसर्च कर ली है रिसोर्सेज के ऊपर, संसाधनों के ऊपर, अब हमने एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना है कि जो रिसोर्सेज है उनके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन हम सेटअप कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट को भी समझने के लिए हम हिंदी में देखते हैं, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए, किस तरह की स्किल यानी कि कौशल चाहिए, किन संस्थाएं, कैसी संस्थाएं हमें बनानी पड़ेंगी। तो इस तरह का हमने एक नियोजन ढांचा तैयार करना है। यानी कि दूसरा जो पॉइंट है उसका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड क्या है, मेक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में हम क्या बताएंगे कि जो हमने रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च किया है उनके लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन कौन सी स्किल चाहिए, यानी कि उसको लेके हम प्लान तैयार कर लेंगे। तीसरा है हमारा, जब हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार हो जाएगा हम उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे। यानी कि जो भी हमने जो प्लान बनाया है, संसाधन विकास योजना जो भी बनाई है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान मतलब कि संसाधन विकास योजना, जो भी हम संसाधन विकास योजना बनाएंगे उसको हम मैच करेंगे। ठीक है, किससे मैच करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, राष्ट्रीय विकास योजना से। अब क्यों प्लान करेंगे, क्यों मैचिंग करेंगे, इसका रीजन क्या है, वाई, क्योंकि देखो जब भी कोई रिसोर्सेज आपने किसी स्टेट में ढूंढे हैं तो आपने एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार कर दिया, लेकिन हमको उसको किससे मैच करना पड़ेगा, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तभी हम क्या डिसाइड कर पाएंगे कि इसके लिए कितना बजट होना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है,
ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, कैसे हमें लेबर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की हर चीज का हमें प्लान तैयार करना पड़ेगा। इसलिए जब किसी स्टेट में रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च होती है तो हम उसको फिर नेशनल डेवलपमेंट यानी पूरे देश में रिसोर्सेज का क्या चल रहा है उससे मैच करते हैं। और दूसरा इसका कारण यह भी है, मैंने आपको अभी बताया कि किसी स्टेट में मान लो कोई चीज बहुत अच्छी है, जैसे राजस्थान में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है, बट वहां पानी की कमी है। तो अगर हम उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी ऐसी दूसरी स्टेट है जिसमें पानी ज्यादा है, फिर हम वहां से पानी कहां पहुंचाएंगे, राजस्थान के अंदर पहुंचाएंगे, चाहे हम नहर के थ्रू पहुंचाएं या किसी ट्रांसपोर्ट माध्यम के थ्रू पहुंचाएं, हम किसी भी तरह से पहुंचाएंगे। तो इसीलिए हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को किस डेवलपमेंट प्लान से, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना बहुत जरूरी है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो अभी तक हमने ये चीज तो अच्छे से समझ ली है कि हमने देखा कि अगर डेवलपमेंट करनी है, विकास करना है, तो रिसोर्सेज अगर अवेलेबल ही नहीं है तो विकास हो ही नहीं सकता। विकास होने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जब हो जाएगी तो हमें यह देखना है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी की कमी हो तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे राजस्थान में देखा, रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, विंड भी अवेलेबल है, सोलर सिस्टम भी अवेलेबल है, वहां पे धूप बहुत अच्छी आ रही है, बट टेक्नोलॉजी तो हमारे पास वहां पे उतनी नहीं है, उतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो हम उसको यूज तो कर ही नहीं पा रहे। तो रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी का और स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। जब ये तीनों चीजें मिलकर चलती हैं तभी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं कि हम डेवलपमेंट किस चीज के इक्वल है कि रिसोर्सेज भी होने चाहिए, प्लस हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, प्लस हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। इन सब चीजों से मिलकर क्या बनती है, डेवलपमेंट बनती है, विकास बनता है। ठीक है। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री which are rich in the resources but these are included in economic backward region। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे रीजन है जहां पे कुछ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, बट उन स्टेट्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उसके विपरीत हमने कुछ ऐसा भी देखा, काफी ऐसे रीजन है जिनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है बट उन रीजन के पास पैसा बहुत है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा ताकि हर स्टेट्स में, किसी स्टेट में किसी चीज की कमी है, किसी स्टेट में कोई चीज बहुत ज्यादा है, इन सबको हमें आपस में प्रॉपर प्लानिंग के तहत मैच करना पड़ेगा, जिससे हमारे सारे इंडिया में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। तभी हम प्रॉपर सारे इंडिया की, पूरे नेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सेशन यहीं तक ही रखते हैं। मैंने हर चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई चीज अगर ना समझ आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी डाउट ले सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की साथ ही साथ कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगा तो इसको अच्छे से देख के, इसको समझ के, इसके नोट्स भी आप बना सकते हो और इस वीडियो सेशन को सभी के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।